अस्सलामु अलैकुम बच्चा, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाब का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दास्तान जो मीर अमन की लिखी हुई है। दास्तान है सरगज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, और ये किन की लिखी हुई है? मीर अमन की लिखी हुई है। तो ये मैंने बुक से आपको पढ़ा दिया। आज मैं सरगज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह के उसका खुलासा पढ़ाऊँगी और मश्की सवाल जवाब कराऊँगी। और मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सबक को समझ सकें। कोई भी सबक दिल लगा कर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। और उर्दू तो वैसे भी बहुत खूबसूरत ज़बान है और पढ़ने में दिल भी बहुत लगता है, इसलिए अच्छे से और दिल लगा के पढ़ें। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो आइए शुरू करते हैं इसका खुलासा। सरगज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। सरगज़िश्त यानी गुज़रा हुआ, जो बादशाह पे गुज़रा हाल अहवाल, उसका पूरा खुलासा है ये। एक फ़कीर ने शेर पढ़ते हुए कहा कि अब मैं तुम लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। वालिद के इंतकाल के बाद मैं तख्त पर बैठा। मेरी जवानी का दौर था और मेरी हुकूमत पूरे रोम में फैली हुई थी। ये बादशाह कहाँ का था? रोम का बादशाह था, और इसकी हुकूमत पूरे रोम में फैली हुई थी। मेरी हुकूमत में एक सौदागर तिजारत की गर्ज से आया। तिजारत के गर्ज से आया। जब मैंने इसकी शहरत सुनी तो इसे अपने दरबार में बुलाया। एक ताजिर आया तिजारत की गर्ज से, यानी बिजनेस करने के लिए, और खबर रसा ने उसे उसकी शहरत बताई तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। इस सौदागर ने मुझे बहुत से मुल्कों के तहाइफ नज़र किए। तहाइफ यानी तोहफा का जमा है। तोहफा क्या होता है? वाहिद, और तोहफा का जमा तहाइफ, नज़र किए। इसके साथ इसने एक बेश कीमत लाल भी पेश किया। लाल यानी कीमती पत्थर। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा जवाहर ना देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। मैंने खुश होकर बहुत सा इनाम इकराम देकर इस सौदागर को रुखसत किया। और ये जो लाल था बहुत बहुत बेशकीमती था, और बादशाह ने कहा कि मैंने अभी कभी ऐसा लाल नहीं देखा था और ना सुना था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो इसलिए खुश होकर बादशाह ने क्या किया, उसे बहुत सा इनाम इकराम दिया, सौदागर को रुखसत किया और उसे हर तरह की सहूलियात भी दी। वो सौदागर हर रोज़ दरबार में हाजिरी देता था। मैंने हर रोज़ जवाहर की शाही ख़जाने से मंगवाकर देखने और इसकी तारीफ़ करने का मामूल बना लिया था। बादशाह क्या करता था? रोज़ जवाहर को मंगवाता था अपने दरबार में और रोज़ उसे देखकर उसकी तारीफ़ करता था। एक रोज़ में मामूल के मुताबिक इस जवाहर की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था। बहुत से मुल्कों के सफ़ीर भी वहाँ हाजिर थे। सफ़ीर यानी एलची, जो खबर लेकर आते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो पैगाम देते हैं, उन्हें सफ़ीर कहा जाता है। सब ने इस जवाहर की तारीफ़ की। सब लोगों ने इस जवाहर की, हीरे की तारीफ़ की। इस वक्त मेरे वालिद के ज़माने का दाना वज़ीर खड़ा हुआ और जान के अमान पाने की बात बोला। मेरे वालिद के ज़माने का दाना यानी जो बहुत अक्लमंद था, दाना यानी बहुत अक्लमंद जो वज़ीर था, वो खड़ा था और जान के अमान पाने के बाद बोला, हुजूर जब ये सफ़ीर अपने मुल्कों में जाएंगे तो आपके इस फेल पर हंसेंगे। यानी फेल यानी काम। आप जो ये काम करते हैं कि डेली रोज़ाना जवाहर को मंगवा करके रोज़ अपने दरबार में देखते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, तो ये बात अब सब जो सफ़ीर अपने मुल्क जाएंगे ये सब बात कह बोलकर हंसेंगे, क्योंकि निशापुर के एक सौदागर ने आपके मोती से बड़े 12 जवाहर अपने कुत्ते के पट्टे में लगाकर इसके गले में डाल रखे हैं। अब इसने क्या बताया कि निशापुर का एक सौदागर है जो ऐसे ही मोती से जड़े हुए 12 जवाहर अपने कुत्ते के पट्टे में लगाकर गले में डाल रखे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने खिसियाकर इसकी गर्दन मार देने का हुक्म दिया। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्या कहा, इसकी गर्दन उड़ा दो। जैसे ही जल्लाद आगे बढ़े, फिरंग के बादशाह का एलची आगे आया और माजरत के साथ कुछ कहने की इजाज़त मांगी। उसी वक्त क्या हुआ कि जो फिरंग का एलची था, सफ़ीर था, वो आगे बढ़ा, उसने माजरत चाही
और उसने कुछ कहने के लिए इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने के बाद इसने कहा कि मुझे वज़ीर का कसूर बताया जाए। इसके जवाब में मैंने कहा कि झूठ बोलने से बड़ा कसूर क्या होगा, और वो भी बादशाह के सामने। बादशाह ने क्या कहा कि ये झूठ बोल रहा है, इससे बड़ा बड़ा कसूर क्या हो सकता, वो भी बादशाह के सामने। लेकिन एलची ने जवाब दिया, अभी इसका झूठ साबित कहाँ हुआ। ऐन मुमकिन है कि जो कुछ ये कह रहा है वो ये सही साबित हो, इसलिए अभी ये बेगुनाह है और इसका कत्ल जायज़ नहीं। मैं बोला, लेकिन एक सौदागर के पास ये सब कुछ होना नामुमकिन सा लगता है। इस पर एलची कहने लगा कि सौदागर और फ़कीर मुल्कों मुल्कों फिरते हैं और तरह तरह के अजीब व गरीब चीज़ें जमा कर लेते हैं, इसलिए फ़िलहाल इसकी गुज़श्ता खिदमात को नज़रअंदाज ना करें और झूठ सच का फैसला होने तक इसे कैद खाने में डाल दें। उसने सफ़ीर ने कहा एलची ने कि आप इसे नज़रअंदाज कर दें और इसे जब तक इसका झूठ साबित नहीं होता है इसे कैद खाने में डाल दें, जिंदान में डाल दें। इस तरह आप खून नाहक से बच जाएंगे, इस तरह आप नाहक खून से बच जाएंगे। मैंने इसे कत्ल करना चाहा, मगर एलची ने अपनी बातों में उल्टा मुझे ही कायल कर दिया और मैं इस बात पर राज़ी हो गया कि वज़ीर को कत्ल करने के बजाय उसे कैद कर दिया जाए, और अगर इसकी बात सही निकली तो उसे आज़ादी मिलेगी, वरना इसे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर वो सही बोल रहा है कि किसी सौदागर के कुत्ते के पट्टे में 12 जवाहर जड़े हुए हैं, अगर सही है तो ठीक है, उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, और अगर वो झूठ बोल रहा तो फिर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो खुलासा था। अब आइए मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि दास्तान किसे कहते हैं। मैंने आपको दास्तान पढ़ाते वक्त पूरा उसको अच्छे से समझा दिया था कि दास्तान किसे कहते हैं। आप इसका सबक ज़रूर पढ़ें। सवाल 1 है, दास्तान किसे कहते हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या हैं। जवाब लिखेंगे, दास्तान एक तवील और मुसलसल क़िस्से को कहते हैं, जो बहुत लंबी कहानी होती है, मुसलसल, जो बहुत कई दिन तक चलती है और ख़त्म जल्दी नहीं होती, वो क्या है, दास्तान कहलाती है। इसमें वाक़यात को पुरकशिश अंदाज में पेश किया जाता है ताकि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। उसके कहानी को इतने पुरकशिश अंदाज में पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस उसका बरकरार रहे, पढ़ने वाला ये सोचता रहे कि आगे क्या होगा। दास्तान में सीधी सादी बातों के अलावा माफ़ाकुल फितरती वाक़यात भी पेश किए जाते हैं। माफ़ाकुल फितरती वाक़यात मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ऐसी बातें जो फितरत से खिलाफ हो, फितरत के खिलाफ हो। जैसे आसमान में परी उड़ रही है, आसमान में शहजादे को जिन लेके उड़ा जा रहा, तो ये सब क्या है, माफ़ाकुल फितरती बातें हैं। घोड़ा आसमान में उड़ रहा, तो ये सब हमने पहले प्रोग्राम में देखा है, टीवी में जैसे अलिफ लैला चलता था, ये भी बहुत बड़ी दास्तान है अलिफ लैला, तो उसमें भी ये सब बातें बहुत दिखाई गई, जिन परी शहजादियों की कहानी। तो ये सब क्या है, माफ़ाकुल फितरती वाक़यात हैं सब। हुस्न व इश्क की बातें, शहजादों और परियों की मुलाकातें, ज़िंदगी की छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें और अजीब व गरीब बातें होती हैं। ज़बान व बयान की दिलकशी और लुत्फ़ दास्तान के लिए ज़रूरी है। ज़बान व बयान की दिलकशी होना चाहिए, तभी तो इतनी लंबी दास्तान पढ़ी जाएगी और उसे सुनने में अच्छा लगेगा। दिलकशी और लुत्फ़ दास्तान के लिए ज़रूरी है। आमतौर से दास्तानों के अंदर क़िस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक क़िस्से के अंदर दूसरे क़िस्से बयान किए जाते हैं। दास्तान में एक ही क़िस्सा नहीं होता, क़िस्से से क़िस्सा निकलता जाता है और कई क़िस्से उसमें होते हैं। सवाल 2 है, मीर अमन के तर्ज तहरीर की अहम खसूसियात क्या हैं। जवाब लिखेंगे, मीर अमन का तर्ज तहरीर सादा, सलेस और रवा दवा है। इनके असलूब में शगुफ्तगी और ताजगी है। यही वजह है कि एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी इनकी इबारत से अजनबियत ज़ाहिर नहीं होता। ये सब पुरानी कहानी है, बहुत पुराने दास्तान है, लेकिन इतने अच्छे से लिखा गया है, इसमें इतनी शगुफ्तगी है, असलूब जो है इनका अंदाज़ बयान है वो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत है, इसलिए इतने दिनों के बाद भी, पढ़ने के बाद भी इसमें अजनबियत ज़ाहिर नहीं होती, लगता है कि बस आज ही कल का लिखा हुआ है। इनकी ज़बान सादा, सलेस और बा मुहावरा ज़बान है। इनकी तहरीर में आज की सी ताजगी और रानाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बोल चाल की आसान ज़बान इस्तेमाल की है। मिसलन शब बरात को उन्होंने शबरात लिखना ज़्यादा पसंद किया है, इसलिए कि आज भी
इनके असलूब की दिलकशी में कोई कमी नहीं आई है। मीर अमन का असलूब सादा सलेस और रवा दवा है, या यूं कहिए कि मीर अमन के यहाँ सादगी में प्रकारी नजर आती है। सादगी में भी इनकी बहुत खूबसूरती है। सवाल 3 है, बादशाह ने सौदागर को क्या क्या सहूलतें दे रखी थी? तो जवाब लिखेंगे, बादशाह ने सौदागर को सनद राहदारी लिख कर दी थी। सनद राहदारी क्या है? यानी कि सनद लिख दिया था कि कहीं भी आने जाने में से कोई रोक टोक नहीं हो, वो मुल्क में कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। जिसका मतलब था वो इसके पूरे मुल्क में बगैर रोक टोक तिजारत कर सकता था और इससे कोई टैक्स वसूल ना किया जाए। इसके अलावा हर जगह इसके आराम का ख्याल रखा जाए। बादशाह ने सौदागर को दरबार में हाजिर होने की भी इजाज़त दे रखी थी। सवाल 4 है, वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की? तो जवाब लिखेंगे, वज़ीर ने बादशाह को ये नसीहत की कि बादशाहों के एक हक़ीर से पत्थर की इस कदर तारीफ नहीं करनी चाहिए। वज़ीर जो था, उनके वालिद के वक्त का जो वज़ीर था, जो बहुत दाना था, अक्लमंद था, उसने क्या इसे नसीहत की कि एक हक़ीर पत्थर के इस कदर तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके दरबार में बहुत से मुल्कों के सफ़ीर हाजिर हैं। जब ये लोग अपने मुल्कों में जाकर आपके इस अमल के बारे में बताएंगे तो वहाँ के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आगे देखते हैं। सवाल 5 है, बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी? तो जवाब लिखेंगे, वज़ीर ने बादशाह को बताया कि आपके जवाहर से बड़े 7 जवाहर एक सौदागर ने अपने कुत्ते के पट्टे में लगाकर इसके गले में डाल रखे हैं। बादशाह को वज़ीर की ये बात पसंद नहीं आई, बल्कि उसे ये बात बिल्कुल झूठ लगी, इसलिए इसने वज़ीर को सज़ा दी। सवाल 6 है, फ़रंग के बादशाह के सफ़ीर ने वज़ीर को सज़ाए मौत से कैसे बचाया? तो जवाब लिखेंगे, फ़रंग के बादशाह के सफ़ीर ने कहा कि जब तक इसका जुर्म साबित ना हो जाए, इस वक्त तक इसे सज़ाए मौत ना दी जाए, और इस तरह इसने वज़ीर को मौत की सज़ा से बचा लिया। आइए अमली सरगर्मियाँ देखते हैं। इसमें क्या है? सवाल 1 है, उर्दू की अहम दास्तानों के नाम बताइए। अब आपने जब सबक पढ़ा होगा तो उसमें कई दास्तान के नाम आए हैं। अहम दास्तान देखिए, दास्तान अमीर हमज़ा, तुलसुम होशरुबा। ये तुलसुम होशरुबा भी बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। किस्सा चहार दरवेश, अलिफ लैला, नौ तर्ज मरस्सा और बागो बहार उर्दू की मशहूर और अहम दास्तानें हैं। ये सब क्या है? उर्दू की मशहूर और अहम दास्तानें हैं। कोई 5 तराकीब लिखिए। जवाब लिखेंगे, इब्न मरियम, दामन इफलाक, सुबह बनारस, शाम अवध और जलवाए तूर। सवाल 3 है, सबक से कुछ अहम काफिया अल्फाज इंतखाब कीजिए। जवाब लिखेंगे, आया और लाया, आया और तलब फरमाया, मंगवाया और आया जैसे हम काफिया अल्फाज सबक की इबारत में इस्तेमाल किए गए हैं। ये सब हम काफिया अल्फाज हैं। जो आखिरी के 2 लफ्ज़ मिलते हैं वो हम काफिया, जिसे आया, लाया, ये अलिफिया और ये अलिफिया इसमें मिले हुए हैं। आया, फरमाया, ये भी 2 लफ्ज़ आखिरी के क्या है? मिले हुए हैं। आइए सवाल 4 पढ़ते हैं। मीर अमन की ज़बान सादा सलेस और बा मुहावरा ज़बान है। इस ख्याल की तस्दीक में सबक से 2 जुमले तलाश करके लिखिए। जवाब लिखेंगे, ख़बरदारों ने मेरे हुजूर में ख़बर की कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया है, मैंने इसे तलब फरमाया। और नंबर 2 है, मैंने जितना इसको कायल करने को चाहा, इसने ऐसी माकूल गुफ्तगू की कि मुझे लाजवाब कर दिया। ये क्या है? मुहावरा के साथ है। अब देखते हैं। सवाल 1 है कि बागो बहार का तनकीदी जायज़ा लीजिए। यह आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। या मीर अमन के असलूब बयान का जायज़ा लीजिए, यानी कि उनके लिखने का अंदाज़ कैसा था, उनकी ज़बान कैसी थी। तो जवाब लिखेंगे, मीर अमन की बागो बहार अपने नाम ही की तरह शगुफ्ता और तरोताज़ा है। मीर अमन के दिलकश अंदाज बयान ने इसे ज़िंदा जावेद बना दिया है। इनकी इस तसनीफ़ के बारे में अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अमीर खुसरू के किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है, तो कुछ लोगों के नज़दीक मीर अमन ने अता हुसैन की किताब 9 तर्ज मरस्सा को आसान उर्दू में लिखा है। जॉन गलक्राफ्ट की निगरानी में लिखी गई ये दास्तान नावल से करीब तर नज़र आती है।
माहौल की दिलकश अक्कासी और असलूब बयान की शगुफ्तगी और रवानी ने उसे हुस्न बागपन अता किया है। तकरीबन 200 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क आया है और ना ही इसकी दिलकशी में कोई कमी आई है। सर सैयद और अब्दुल हक जैसे सादा नसर निगारों ने मीर अमन के असलूब की तारीफ़ की है। सर सैयद और अब्दुल हक भी जो हैं उन लोगों ने भी मीर अमन के इस असलूब के इस अंदाज़ बयान की तारीफ़ की है। सर सैयद ने बागो बहार की सादगी और रवानी से मुतासिर होकर ही कहा था, अमीर अमन को उर्दू नसर में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसने कहा था? सर सैयद ने कहा था। इनकी असलूब की तारीफ़ करते हुए सर सैयद ने क्या कहा था कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। इसमें कोई शक नहीं कि मीर अमन की सादगी और सलासत ने उर्दू ज़बान में एक नया रास्ता खोल दिया है और उर्दू वालों को एहसास भी दिलाया है कि सादगी में भी हुस्न और सहल निगारी में भी बागपन पैदा होता है। सहल निगारी यानी कि आसान ज़बान में। तो उन्होंने क्या बताया कि सादगी में भी बहुत खूबसूरती है और सहल निगारी जो सादगी आसान ज़बान में भी हम बहुत कुछ खूबसूरती से अच्छे से लिख सकते हैं। मौलाना अब्दुल हक ने मीर अमन की तारीफ़ करते हुए लिखा है कि जहाँ वो आसानी से अरबी और फ़ारसी का लफ्ज़ लिख सकते थे वहाँ भी उन्होंने सीधे सादे लफ्ज़ को तरजीह दी है। कहीं कहीं पर वो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधे सादे लफ्ज़ को तरजीह दी है। उन्होंने पहले सीधे सादे लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया है। मिसलन खुशी की जगह प्याम की जगह सनद, संदेशा जैसे लफ्ज़ों का इंतखाब किया है ताकि हर आदमी इस किताब को पढ़कर लुत्फ़ हासिल कर सके, यानी उससे खुश हो सके, उससे तस्कीन हासिल कर सके उसको पढ़ करके। मीर अमन का असलूब बयान रवां दवां है। सादगी और सलासत इनकी तर्ज तहरीर की खुसूसियत है। बिल्कुल रवा दवा यानी एक तरह से आदमी आसानी से पढ़ सकता है। और इनकी जो सलासत है, सादगी है, इनकी तहरीर की क्या खुसूसियत है यानी ख़ास बात है। ऐ बैरन तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ। ये बिल्कुल आम लैंग्वेज है, आम ज़बान है जो आम लोगों के घर में बोली जाती है। तो इससे लोगों को क्या होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर की ही कहानी है और हमारे घर की ही बात हो रही है। तो कैसे लिखे हैं उन्होंने, ऐ बैरन तू मेरी आँखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ, जब तुझे देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ, यानी तुझे देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। बामुहावरा और टकसाली ज़बान का साफ सुथरा इस्तेमाल, भारी भरकम लफ्ज़ों से ग्रेज़ और अवामी लब्बो लहजा का इस्तेमाल बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी है। अवामी लब्बो लहजा यानी बिल्कुल आम लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बागो बहार की क्या है, सबसे बड़ी खूबी है जो इसे हयात जावेदा अता करती है, जो इसे यानी कि ज़िंदगी लंबी पूरी ज़िंदगी अता करती है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी इसे अता करती है। तो ये हमने बागो बहार का पढ़ा और मीर अमन के बारे में पढ़ा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात करूँगे। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।